नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है बीए फिफ्थ सेमेस्टर मतलब 5वें सेमेस्टर का जिनका भी मेजर पेपर हिंदी है उसका हम एमजेसी 9 का आज पूरा कंप्लीट यूनिट थर्ड करेंगे। ठीक है, इससे पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। प्लीज जाकर उसको आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि आपका सिलेबस से पूरा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आज हमको क्या पढ़ना है, तो त्याग पत्र के बारे में पढ़ना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हमारा क्या है, तो त्याग पत्र पढ़ना है। ठीक है, त्याग पत्र क्या है? एक उपन्यास है जिनके लेखक कौन है, तो जैनेंद्र साहब है। ठीक है, इसको हम कथा सार को मतलब इनका जो त्याग पत्र की जो कहानी है इसको हम थोड़ा शॉर्ट वे में समझेंगे और ऐसा समझेंगे ताकि पूरा कहानी भी कवर हो जाए और टाइम भी कम लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, त्याग पत्र का कथाचार। तो त्याग पत्र हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो देखिए आपका यहाँ से देखिए सबसे पहला पॉइंट से ही आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि त्याग पत्र कैसा उपन्यास है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कैसा उपन्यास है, तो मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, इसको याद रखिएगा। इसकी पूरी कहानी मृणाल के जीवन, उसके संघर्ष, प्रेम, सामाजिक बंधनों, आत्मसम्मान और दुखद अंत के इर्द गिर्द घूमती है। उपन्यास में बाहरी घटनाओं से अधिक मानव की पीड़ा और भावनाओं का चित्रण किया गया है। तो क्या है, इसमें एक लड़की रहती है मृणाल जिसके जीवन पर यह कहानी है। उसके जीवन में क्या क्या संघर्ष आता है और वह किसी से प्रेम कर बैठती है तो उसके लिए क्या क्या उनको संघर्ष करना पड़ता है। वो सामाजिक बंधन क्या है, तो इन सब चीजों को दर्शाने का प्रयास किया है लेखक ने। तो उपन्यास की कहानी प्रमोद के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। देखिए यहाँ जो प्रमोद है वह एक मृणाल के ही भतीजा है, तो उन्हीं के माध्यम से कहानी की शुरुआत होती है, कहानी को प्रस्तुत किया जाता है। प्रमोद एक उच्च पद पर कार्यरत न्यायाधीश जज है। देखिए आपको यह पूछ सकता है कि प्रमोद कौन है, तो एक न्यायाधीश है या जज है। वह अपने जीवन के अनेक घटनाओं को याद करके अपनी बुआ मृणाल के जीवन का स्मरण करता है। मृणाल का जीवन प्रमोद के मन पर इतना गहरा प्रभाव डालता है कि वह उसके जीवन को भूल नहीं पाता। मृणाल को ना अपने बुआ के जो जीवन में जो जो घटनाएं घटती उसका इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मृणाल बचपन से ही सुंदर, बुद्धिमान और संवेदनशील लड़की थी। उसके भीतर आत्मसम्मान और स्वतंत्र सोच थी। मतलब मृणाल जो थी वह बचपन से ही क्या थी, सुंदर थी और साथ ही बुद्धिमान भी थी। और बचपन से ही और क्या थी, उसमें आत्मसम्मान था। मतलब आत्मसम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकती थी और वो स्वतंत्र सोच वाली थी। वह समाज के बंधनों में बंधना नहीं चाहती थी। वह साधारण लड़कियों की तरह केवल सामाजिक नियमों को मानकर जीवन नहीं बिताना चाहती थी, बल्कि अपना मतलब अपने इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन जीना चाहती थी, किसी के बंधन में नहीं। लेकिन उसका परिवार अत्यंत रूढ़िवादी था। वहाँ लड़कियों की इच्छाओं और भावनाओं को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाता था। यह कहानी ना उस समय के समाज की स्थिति को दर्शाता है और आज का भी स्थिति ऐसा ही है। वहाँ के लड़कियों को क्या कहा जाता है, तो उनकी इच्छाओं का कोई मान्यता नहीं, उसकी इच्छाओं को दबा दिया जाता है, उसकी भावनाओं का भी कोई महत्व नहीं होता। युवावस्था में मृणाल के मन में एक युवक के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। वह युवक उसके जीवन में भावनात्मक महत्व रखता है। मृणाल उसे सच्चे मन से चाहती थी, लेकिन उस समय प्रेम करना समाज की दृष्टि में अपराध जैसा माना जाता था। हाँ देखिए, और यह ऐसा आज भी है। और क्या माना जाता है, अपराध जैसा माना जाता है। देखिए, अगर ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब प्रेम होता नहीं है वास्तव में, लड़की सब कुछ होता है कभी कभी कि वह मतलब अपना उतना अथी दिमाग नहीं लगा पाती है, जिससे वो कई बार फंस जाती है। इसीलिए समाज शायद इस नियमों को लगाया है कि मतलब आप लोग प्रेम खुलकर नहीं कर सकते हैं, ताकि बचाया जा सके। और इसका अलग भी कुछ उस समय कुछ अलग भी लॉजिक रखा होगा। तो उस समय क्या था कि समाज में लड़कियों को प्रेम प्रेम करने का अधिकार नहीं था, लड़कों को भी नहीं। जब परिवार वालों को इस प्रेम संबंध का पता चलता है तो वह क्रोधित हो जाते हैं। मृणाल की भावनाओं को समझने के बजाय उस परिवार उसे दोषी मानता है। क्या करता है, और उसे डांटा जाता है, अहम अपमानित किया जाता है और उसकी इच्छाओं को दबा दिया जाता है। क्या किया जाता है उस समय उसके बाद समाज और परिवार दोनों यह मानते हैं कि लड़की का कोई अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं होना चाहिए। यहीं से मृणाल के भीतर विद्रोह और पीड़ा जन्म लेने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि परिवार वाले जल्दी से उसका क्या करते हैं, विवाह कर एक ऐसे व्यक्ति से कर देते हैं जिसे मृणाल जानती तक नहीं थी। और वह उससे मतलब जो है मृणाल जो है मतलब सॉरी मृणाल से जो जिससे उनकी विवाह होती है मृणाल की, वह उसके उम्र से भी बहुत ज़्यादा उम्र उम्र का लड़का रहता है, जिसके साथ उनका क्या कर दिया जाता है, तो उनका विवाह कर दिया जाता है। ठीक है,
यह विवाह उनकी इच्छाओं के विरुद्ध होता है, मतलब किसकी इच्छा के विरुद्ध होता है, तो यह विवाह मृणाल की इच्छा के विरुद्ध होता है। वह शादी नहीं करना चाहती थी, किंतु उसको जबरदस्ती क्या कर दिया गया, शादी कर दिया गया। मतलब वह कहीं और शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका कहीं और मतलब क्या किया कर दिया गया उसे। ऐसे व्यक्ति जिसे मृणाल जानती तक नहीं थी, यह विवाह उसके इच्छा के विरुद्ध था। मृणाल सोचती है कि शायद विवाह के बाद उसका जीवन बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद मृणाल का जो पति होता है उसके मन और भावनाओं को समझ नहीं पाता। देखिए, मृणाल सोचती है कि शादी हो जाएगा तो अब कम से कम उसका जीवन अच्छा चलेगा, आराम से जिएगी, लेकिन वास्तव में बाद बाद में भी उसके साथ वैसा होता नहीं। उसका जो पति मिलता है उसके मन का, उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाता है। वह मतलब जो है ना मतलब अपने धुन में रहता है, मतलब उसकी मृणाल की जो भावना है उसकी इच्छा को दबा देता है। पत्नी और पति के बीच आत्मीयता और प्रेम का संबंध विकसित ही नहीं हो पाता। मृणाल अपने वैवाहिक जीवन में अकेलापन महसूस करती है। उसका पति उसे केवल पत्नी के रूप में देखता है, एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में नहीं है। मतलब कि देखिए, वो मृणाल का जो पति था वह उसको ना मतलब एक सिर्फ एक महिला के तरह देखते थे, एक पत्नी के रूप में। मतलब ऐसा नहीं, उसके भावनात्मक रूप से कुछ नहीं, मतलब उसका पति करता था। समय बीतने के साथ मृणाल का जीवन और दुखद होता जाता है। वह भीतर से टूटने लगती है। उसकी इच्छाएं, सपने और भावनाएं धीरे धीरे दबती चली जाती है। समाज उससे केवल त्याग और सहनशीलता की अपेक्षा करता है। मृणाल और उसके पति के संबंध लगातार खराब हो जाते हैं, उसके बीच मानसिक दूरी बढ़ जाती है। देखिए, ऐसा होगा तो पति और पत्नी में जो है ना संबंध मतलब खराब होने लगता है, तो दूरियां बढ़ने लगती है और मानसिक दूरी बढ़ जाती है, जिससे कि मृणाल को लगता है कि इस संबंध में न प्रेम है, न सम्मान है और न समझ। जब न प्रेम है, न सम्मान है और न समझ, तो इस जीवन को जीकर हमको क्या फायदा। तो उन्होंने क्या किया, तो उसका जीवन अकेले समाज केवल सामाजिक बंधनों में बंधकर रह गया था। तो उन्होंने अंततः परिस्थितियां ऐसी बनती है कि मृणाल क्या करती है, तो घर छोड़ देती है। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। उस समय किसी स्त्री का अकेले घर छोड़ देना समाज के लिए बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। सच में अभी भी अगर कोई लड़की घर छोड़ दे, गांव में ज्यादातर, शहर में तो खैर चल जाता है, गांव में ज्यादातर अभी भी अगर घर कोई घर छोड़ के चल जाए तो बहुत बड़ा मतलब अपराध मान लिया जाता है। लेकिन मृणाल अपने आत्मसम्मान के लिए यह कदम उठाती है। घर छोड़ने के बाद मृणाल को समाज का सबसे कठोर रूप देखने को मिलता है। लोग उसके चरित्र पर आरोप लगाने लगते हैं, लगाते ही हैं अभी भी। जैसे कोई घर से निकल गया, ससुराल को छोड़ के निकल गया, तो उस पर चरित्र पर लोग दाग लगाना शुरू कर देते हैं। ऐसा एक बार भी नहीं सोचते कि वह किस परिस्थिति में घर को छोड़ा होगा। उसके बाद कोई उसकी पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं करता है। समाज उसे दोषी मान लेता है क्योंकि उसने परंपराओं के विरुद्ध क्या किया था, तो कदम उठाया था। अब मृणाल को जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वह आर्थिक, सामाजिक और मानसिक कठिनाइयों से गुजरती है। अब देखिए, उसके साथ साथ पहले से तो मानसिक कठिनाइयां चल रही थी। समाज के ऊपर से समाज का भी दबाव, समाज में जो उनकी निंदाएं हो रही थी वो, और अब खाने होने के लिए तो भी कुछ चाहिए, तो उसके लिए आर्थिक मतलब सब तरह की कठिनाइयां से उसको गुजरना पड़ा। लेकिन वह अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती है। उसे गरीबी स्वीकार है, परंतु झूठा सम्मान स्वीकार नहीं है। प्रमोद बचपन से मृणाल को बहुत चाहता था। वो मृणाल के व्यक्तित्व से प्रभावित था। जब वह बड़ा होता है तब उसे समझ में आता है कि मृणाल गलत नहीं थी, बल्कि समाज ने उसके साथ अन्याय किया था। मृणाल के जीवन की त्रासदी प्रमोद के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। समय बीतने के साथ मृणाल का जीवन और अधिक अकेला हो जाता है। वो समाज से अलग 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 थलग पड़ जाती है। देखिए, मृणाल के जो जीवन की त्रासदी है वो प्रमोद के मन पर भी गहरा प्रभाव छोड़ती है, और मृणाल का जीवन कैसा हो जाता है, मतलब अकेला हो जाता है। वो बहुत ज्यादा अकेली पड़ जाती है। वो घर से भी दूर हो जाती है। जिस घर के लिए, जिस परिवार के लिए उसने अपना प्यार त्याग दिया, मतलब अपने मन से शादी नहीं की, बल्कि परिवार की इच्छा से जहाँ कराया वहाँ कर लिया, फिर भी उसका परिवार भी उसके साथ खड़ा नहीं रहा। जिस परिवार के लिए सब कुछ था वही परिवार उसे स्वीकार नहीं करता है। जिस समाज में वह रहती है वही समाज उसे सम्मान नहीं देता। लगातार संघर्ष, अभाव और मानसिक कष्टों के कारण मृणाल का स्वास्थ्य खराब होने लगता है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाती है, लेकिन उसके भीतर का आत्मसम्मान और स्वतंत्र चेतना अंत तक जीवित रहती है। अंततः मृणाल का दुखद अंत हो जाता है। उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री की मृत्यु नहीं होती, बल्कि उस समाज व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है, जिसने एक संवेदनशील लड़की और आत्मसम्मानी स्त्री को जीने का अधिकार नहीं दिया। यह सिर्फ केवल उस मृणाल का ही अंत नहीं था, बल्कि एक समाज की इस व्यवस्था का जो है दोष, एक कर लीजिए, एक विडंबना है, एक जो कि न्याय संगत नहीं है। एक तरह से जैसे लड़कों को अधिकार मिलता है उस तरह लड़कियों को भी मिलना चाहिए। अब के लेखक का परिचय को हम देख लेते हैं। जैनेंद्र का परिचय, इसका हम पहले हम जीवन परिचय समझेंगे, उसके बाद
उसका क्या कहते हैं साहित्यिक परिचय समझेंगे और शॉर्ट वे में समझेंगे, आपको लॉन्ग करके लिखना, ठीक है। जिनेंद्र कुमार हिंदी साहित्य के प्रमुख उपन्यासकार, कथाकार और निबंधकार थे। वे हिंदी के मनोवैज्ञानिक उपन्यास के मत प्रवर्तक माने जाते हैं। आपसे यह पूछा जाएगा जिनेंद्र साहब कैसे उपन्यासकार है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, कैसे उपन्यासकार है, तो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार आपको मानना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उन्होंने मानव मन की गहरी अंतर्द्वंदों और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया। इनका पूरा नाम जैनेंद्र कुमार है। जन्म हुआ है 2 जनवरी 1905 ईस्वी को, याद रखिएगा इसको। जन्म स्थान कोरियागंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम प्यारेलाल, माता का नाम रमा देवी है। और निधन कब हुआ? 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को। उसके बाद साहित्यिक परिचय समझिए। जैनेंद्र कुमार ने हिंदी साहित्य, हिंदी उपन्यास और कहानी को नई दिशा प्रदान की। उन्होंने प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा से हटकर व्यक्ति के मन और मानसिक समस्याओं को केंद्र में रखा। उनकी रचनाओं में बाहरी घटनाओं की घटनाओं की अपेक्षा मनुष्य के आंतरिक जीवन का चित्रण अधिक मिलता है। मतलब वह बाहरी घटनाओं को कम दर्शाते हैं, समाज के चीजों को कम दर्शाते हैं, ज्यादातर वह मनुष्य के आंतरिक जीवन पर फोकस करते हैं। इसी कारण उन्हें हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। उपन्यास कौन कौन सा है, तो त्यागपत्र, सुनीता, परख, कल्याणी और सुखदा, ये सारी की सारी जो है जिनेंद्र कुमार की उपन्यास है। और कहानी संग्रह देख लीजिए तो फांसी हो गया, एक रात, पाजेब, जय संधि, ये सारी की सारी कहानी संग्रह हो गया, ठीक है। उसके बाद साहित्यिक विशेषता आपको देखिए, हम शॉर्ट वे में लिखे हैं, इसको आप लॉन्ग करके, जैसे मनोवैज्ञानिकता। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि इसकी मनोवैज्ञानिकता, उनकी रचनाओं में मानव के मन, भावों, इच्छाओं और संघर्षों का सूक्ष्म विश्लेषण मिलता है। मानव की क्या क्या भावनाएं होती है, क्या इच्छाएं होती है, उनको उसके लिए क्या संघर्ष करना पड़ता है, इन सब चीजों को दर्शाना है आपको। नारी चेतना, उन्होंने नारी के व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को विशेष महत्व दिया। व्यक्तिवाद, उन्होंने साहित्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय की भावनाओं को प्रमुख रखा। सरल भाषा शैली, उनकी भाषा शैली सरल, साहित्यिक और प्रभावशाली रही। उसके बाद दार्शनिक दृष्टि से उनकी रचनाओं में चिंतन और दर्शन का समावेश देखने को मिलता है। उनको पुरस्कार कौन कौन सा मिला है, तो देखिए पद्म भूषण पुरस्कार 1971 ईस्वी में मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है और अनेक राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मान भी मिले हैं। हिंदी साहित्य में स्थान, जैनेंद्र कुमार ने हिंदी साहित्य के प्रमुख वैज्ञानिक उपन्यासकार माने जाते हैं। उन्हें हिंदी उपन्यास को नई दिशा दी और व्यक्ति के अंतर्मन को साहित्य का विषय बनाया। हिंदी उपन्यास के विकास में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। जैनेंद्र कुमार हिंदी के महान मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में मानव मन, नारी चेतना, आत्मसम्मान और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता को प्रमुखता दी। त्याग पत्र जैसी कृतियों के कारण उनका नाम हिंदी साहित्य में सदैव स्मरणीय रहेगा। इतना करने के बाद ना आपका जो है यूनिट थर्ड MJC 9 का यूनिट थर्ड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम यूनिट 4 के लिए लाएंगे। और देखिए, आप लोग और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। कौन सा टॉपिक चाहिए उस पर आप लोग कमेंट कीजिए, उसको हम क्या करेंगे, उस पर एक नया टॉपिक और नया वीडियो डालेंगे। बाकी आपको यहाँ से जो BA की है जो पूरी तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप लोग चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।